दृष्टि, आधुनिक विचारधारा, आधुनिक दृष्टिकोण, इन दोनों का जो द्वंद्व है, इन दोनों में, ये आपको जानना है। आत्म चेतना जो है, आत्म चेतना या खास तरह के आत्मबोध, आत्म चेतना या आत्मबोध जो है, इनसे जुड़ा है आधुनिक बोध। आत्म चेतना और आत्मबोध, आत्म चिंताधारा, मानवीय चिंताधारा जो है, उसके साथ आधुनिक बोध जुड़ा हुआ है। उनकी कविता जो है भग्न दूत, इसमें उन्होंने जो लिखा है प्रयोगवादी चिंताधारा की जो कविता है, इससे आधुनिकता, आधुनिक बोध का प्रकट होता है। उनकी कविता है चिंता, जो उन्होंने 1941, आप अज्ञे की सारी कविताओं को आप तालिकाबद्ध कर दीजिए, सूचीबद्ध कर दीजिए। जितने कवियों को आप पढ़ते हैं, कहानीकारों को पढ़ते हैं, उपन्यासकारों को पढ़ते हैं, निबंधकारों को पढ़ते हैं, उनके सारे साहित्यकारों की जो रचनाएं हैं, उनको आप लिख लीजिए, और कब प्रकाशित हुई थी, कब लिखी गई, इसको हो सकता है भूल जाए परीक्षा के समय, कोई बात, आप उनके नाम अवश्य याद रखेंगे, और जो आपको आसान लगे उन कविताओं की पंक्तियां आप याद रखें। और इनकी जो कविता है, नदी पे दूत हो या दीप अकेला हो या भग्न दूत हो या चिंता हो या इत्यलम हो, आप जो भाषा की दृष्टि से, शब्दावली की दृष्टि से देखें, बहुत ही सहज, कठिन शब्द इतना नहीं है। तो मेरा ये कहना है, ये जो कविताएं उन्होंने लिखी है, चिंता, इत्यलम, इन कविताओं में जो प्रेम की विफलता है, और तो कभी बौद्धिकता है और कभी प्रेम की विफलता है, तो ये जो है, इसके लिए आत्म व्यंग हुआ है। रोमांटिक और आधुनिक स्वभाव का जो द्वंद्व है, इनकी जो कविता है, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, 1949 में ये कविता लिखी गई थी। वावरा अहेरी, बहुत महत्वपूर्ण कविता है, 1954 की। इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 57 की, ये अधिक प्रभावपूर्ण कविताएं है। तो इसमें अज्ञे नई कविता के आंदोलन के निकट, और उन कविताओं के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जताते हैं। ये है द्वंद्व। द्वंद्व के भीतर अज्ञे जी कविता लिखते थे, रोमांटिक और आधुनिक। रोमांटिक जिसमें प्रेम की विफलता हो, और क्यों है, किस लिए है, तो उसमें जो आधुनिक दृष्टि है, आधुनिकता है, आधुनिक बोध है, इस पर इन्होंने कलम चलाई है। तो नई कविता जो है, ये वैयक्तिकता और सामाजिकता, इन दोनों के संबंध में है, इन दोनों के संबंध में क्या द्वंद्व है, उन्होंने लिखा है नई कविता के माध्यम से। एक माने दुविधापूर्ण विभाजन है। 1950 से लेकर 1960 तक जो कविताएं लिखी गई हैं, उन कविताओं को नई कविता कहा जाता है। 50 से 60 दशक के भीतर, जैसे तीसरा शतक 1959 में, तो ये जो है, इसको, ये जो तीसरा शतक, इसको कहा जाता है
नई कविता का प्रतिनिधि समूह या प्रतिनिधि संग्रह। ओके। हाँ? थोड़ी लेट हो गई थी तो इसलिए चाय नहीं बन पाई, अभी पी रहा हूँ, आपको पढ़ाते पढ़ाते पी लेता हूँ, डोंट माइंड। तो साठोत्तरी कविताएं जो है 1950, याद रखिए 1950 से 60 तक कविताएं लिखी गई जो है, उन कविताओं को हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावादोत्तर के समय कहा जाता है नई कविता। तो ये जो है एक अवधारणा बन गई। नई कविता जो है इनके दौर का एक प्रमुख द्वंद्व रहा, व्यक्तित्व की स्वतंत्रता और सामाजिक बोध, सामाजिक दायित्व। ये जो द्वंद्व है, ये जो संघर्ष है दोनों में, इस पर विचार मंथन अगेन ने किया। और उनकी जो नदी के द्वीप या दीप अकेला कविताएं, ये उस समय अज्ञेय की कविताएं जो है ये पाठकों को प्रभावित करने लगी थी। ओके। इसमें सृजनात्मकता है, अद्वितीयता है और प्रभावोत्पादकता है। ये इनकी विशेषताएं है, विशिष्टता है अज्ञेय की कविताओं। उन्होंने नदी के द्वीप की जो पंक्तियां लिखी है कि तो हम हैं द्वीप, देखिए हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा। कितना, देखिए आप एक एक पंक्ति में व्यक्तित्व है अज्ञेय जी का। इनमें उनकी व्यक्तित्वता है। किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा। हम नदी से द्वीप है, हम नदी से, हम सदा से द्वीप है स्रोतस्विनी के। तो हम बहते नहीं है, हम किसी के साथ बह नहीं जाते, हम अपने व्यक्तित्व खो दे नहीं देते, बेच नहीं देते। क्योंकि बहना रेत होना है, बालू बहती है, रेत बहता है, हम बहते नहीं है। हम व्यक्तित्ववादी, जो व्यक्तित्व वाले हैं वे कभी किसी दूसरे के कहने के अनुसार अपने विचार, अपनी राय बदल नहीं देते। दे आर पर्सनल अटैच्ड, व्यक्तित्ववादी। वे अपने व्यक्तित्व से ही जिंदा रहते हैं। अज्ञेय जी ऐसे के कवि। तो उनके दोनों उदाहरण जो है, दीप अकेला का, निधि के दूत जो है, ये प्रतिनिधि कविता है, प्रभावपूर्ण कविता है। अवश्य आप इन दोनों कविताओं की पंक्तियां उदाहरण के तौर पर लिखें। एक नदी के द्वीप, एक यह दीप अकेला, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रतिनिधि कविताएं हैं। इसमें सामाजिकता और वैयक्तिकता का द्वंद्व है। इसमें जो है ये जो विचारधाराएं हैं अज्ञों को जब आप पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। वे विचारों को, मूल्यों को वे एकदम अपने व्यक्तित्व के स्पर्श से उनको एक नया जीवन बोध, नया मूल्य बोध देते हैं। तो नई कविता आंदोलन के बाद वे समकालीन कवि परिदृश्य काव्य के जैसे अपनी निजी पहचान, उन्होंने अपनी निजी पहचान कविता के माध्यम से, काव्य प्रयोगवादी काव्य आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बजाय, अपनी पहचान बजाई है और लिखा है। मैं आस्था हूं तो मैं निरंतर उठने रहने की शक्ति हूँ, मैं व्यथा हूं तो मुक्ति का श्वास हूँ। तो मेरा ये कहना है
अज्ञों की जो कविताएं हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। व्यक्तित्व की, स्वतंत्रता की, आधुनिकता की, निजीपन की, ये जो है, तो उनकी जो जीवन दृष्टि है, उनका जो आत्मबोध है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये सीमित नहीं, अज्ञेय जीवन से प्रेम करते हैं, हाँ? पर ऐसा प्रेम नहीं, ऐसा प्रेम जो है निसंग है और विस्मय का सा भाव ले जाता है, हाँ? तो काव्य में आप देखेंगे किस प्रकार ये जो कविता है, सोन मछली कविता, सोन मछली कविता में जो बिंब है, जो प्रतीक है, उन्हें बताया, हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँप रही है मछली, है? हम रूप देखते हैं, हम रूप देखते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है अपीयरेंस इज नॉट द रियलिटी। व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा नहीं, आप जैसे दिखते हैं आप वैसे नहीं, मैं जैसे दिखता हूं मैं वैसा नहीं, है? समझ रहे हैं? है? मैं हंसता हूं लेकिन मैं हंसता नहीं, ये है जो वास्तविकता है। हम एक काम करते, एक काम दिखाते, एक काम कहते हैं, दूसरा काम कर, ये जो बहुरूपी बात अज्ञे जी कहते हैं, सोन मछली मैंने हम निहारते रूप एक्वेरियम में देखिए, कांच के पीछे हाँप रही है मछली, रूप तृषा भी और कांच के पीछे है जिजीविषा, कांच के पीछे है जिजीविषा। ये जो मछली है, ये प्रतीक है, सत्य के अन्वेषण में सहायक है, हाँ? तो अज्ञे की जो जीवन दृष्टि है, उसको प्रमुख संदर्भ जो है उसका, वो प्रमुख संदर्भ क्या है? व्यक्ति स्वातंत्र्य की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति स्वातंत्र्य, व्यक्तित्व का विषय या विलय या आत्मदान, ये महत्वपूर्ण अज्ञे ने कहा है। ये जो आत्मदान है, आत्मबोध है, यही अज्ञे की जीवन दृष्टि है। तो इसमें ये जो उनका व्यक्तित्व है, सामाजिक जो सामाजिकता है या समाज है, उसके प्रति एक समर्पण है, एक समर्पण भाव है, एक आत्म भाव है? तो ये बताया गया, कवि ने ये बताया है अपने बारे में, अपनी कविताओं के बारे में। उनकी जो कविता है भग्नदूत 1961 61 तक, 33 से 61 तक भग्नदूत, आंगन के पार द्वार, इसमें आत्मबोध की कविताएं हैं। आत्मबोध देखिए, हरी घास पर क्षण भर से, ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है आगे। जैसे नदी के दूत मैंने कहा, जैसे दीपक के लाता, वैसे हरी घास पर क्षण भर से, ये पंक्तियां आप याद रखेंगे, लिखेंगे परीक्षा की कॉपी में। जब भी आप परीक्षा की कॉपी में पंक्तियां लिखते हैं, ओके, जब भी आप पंक्तियां लिखते हैं, तब याद रखिए आप बीच में लिखिए, मध्य स्थान में, पेपर के मध्य स्थान में लिखिए और उद्धरण चिन्हों के भीतर लिखिए, क्लियर? और अच्छा रहेगा अगर थोड़ा आप कलम अलग इंक से चेंज कर दें, रेड नहीं, पिंक नहीं, ग्रीन नहीं, लाल, गुलाबी और ग्रीन, हरा, इन रंगों की कलमें स्टूडेंट्स, विद्यार्थी प्रयोग उपयोग नहीं करें।
कभी भी नहीं। जब आप शिक्षक बन जाएंगे, शिक्षिकाएं बन जाएंगे, तब अधिकारी बन जाएंगे तो ग्रीन। शिक्षक शिक्षक शिक्षित शिक्षिका बन जाएंगे तो लाल कलम से करेक्शन करो। आप कुछ लोग असाइनमेंट में जो आप देते हैं शतरंज, और जो हमारे उसमें आप क्या कर देते हैं, लाल स्याही से लिख देते हैं क्षत्रिय कार्य। क्षत्रिय कार्य में कॉपी में लाल कलम से ना लिखे, समझ में। अच्छा, मैं क्लास के बाद आप लोगों को क्षत्रिय कार्य के बारे में थोड़ा बताऊंगा, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये सब बताऊंगा। थोड़ा मुझे याद दिलाइए, मैं 5 मिनट से पहले मैं आपको आज बता दूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी सही रूप से क्षत्रिय कार्य नहीं लिखते, शायद उनको जो एकेडमिक शैक्षिक परामर्शदाता है वे उनको बताते नहीं, या बताने के बावजूद हमारे विद्यार्थी करते नहीं, सुनते नहीं। हमारे विद्यार्थी इतने होनहार हैं कि बीच बीच में वे अध्यापकों की बात भी नजरअंदाज कर देते, सुनते नहीं है। अपने को इतना बड़ा मानते हैं, आप ऐसा ना माने। है, गुरु गुरु है, छात्र छात्र है। ओके। दुख सबको मांझता है। देखिए, हरी घास पर क्षण भर से, हरी घास पर क्षण भर से कविता जो है उसकी पंक्तियां में दोहरा। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने। चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो नहीं जानता, परंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। जिनको मांझता है माने दुख सबको मांझता है, लेकिन स्वयं सबको मुक्ति देना न जाने, परंतु जिसको मांझता है उन्हें यह सीख देता है। सीख, शिक्षा क्या देता है, सबको मुक्त रखे, सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, आनंद दे, किसी को कष्ट न दे। ये जो बताया गया इसमें सामाजिकता है। सामाजिकता के प्रति अज्ञे ने अपनी निजी भावना को उजागर किया है। तो यहाँ संकेत है, यह संकेत है। युग जो है ये आत्म परिष्कार और आत्म प्रसार दोनों में सहायक होता है। जो दुखी है वो कवि है, वो कवियत्री है। आह जो है दुख से ही कविता लिखी जाए। आप ज्यादा दुखी हो जाएंगे तो आप कविता लिखेंगे, समझ रहे। तो इसमें क्या होता है, दुख आत्म परिष्कार और आत्म प्रसार दोनों में सहायक होता है। ये कविता है, ये बताया गया। देखिए बाव, ये जो और एक कविता है, बावर अहेरी। अहेरी जो है सूर्य है। सूर्य, कवि सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि उनके मन विचार में जो दुख है या कलोश है या कालिमा है उनको दूर कर दे, क्योंकि सूर्य सभी को आलोक प्रदान करते हैं। नदी नाले से लेकर पहाड़ पर्वत से लेकर राजा रंग से सभी पर कोई पक्षपात नहीं करते। इसलिए तो कहा जाता है धर्म देवता। सूर्य देव की अगर आप पूजा करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। सूर्य देव की पूजा हम ठीक से नहीं कर पाते। सूर्य मंत्र का उच्चारण हम करें रोज, सूर्य के दर्शन करें, सूर्य की रश्मि के सुबह हम कम से कम आधा घंटा बैठे। बहुत सारी बातें हैं, हम क्या करते, कुछ नहीं करते, कुछ जानते, कुछ बहुत नहीं जानते, बहुत न जानने के बावजूद तो हम कहते हैं बहुत जानते, समझ। तो मेरा ये कहना है, ये जो अहेरी है,
उनकी जो कविता है अज्ञे जी की, बावरा अहेरी, अहेरी जो है, अहेरी सूर्य है, सूर्य से कभी प्रार्थना करते हैं उसके मन विवर में छिपी जो कलुषता है, जो कलीमा है, उसको दूर करे। तो इसमें भाषा है प्रश्न की, लेकिन प्रार्थना के आश्रय लिया गया है, प्रार्थना का। एक बश मेरे मन विवर में डुबकी, कलौश को डुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। तो ये जो कविता का जो अर्थ है, ये अत्यंत मार्मिक है, ये अत्यंत मार्मिक है, मर्मस्पर्शी है। अरि ओ करुणा प्रवाहमय, ये जो अरि ओ करुणा प्रभावमय, आंगन के पार द्वार 61 में लिखी गई थी। तो इनमें आत्मबोध, आत्मदान है, आत्मसमर्पण है। ये कवि की जीवन दृष्टि है, ये कवि का वैचारिक आयाम है। मैंने देखा एक बूंद सहसा, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग में, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग में। झाग, फिर जो कहते हैं सागर के झाग, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग, या आग से। तो अज्ञे स्वीकार करते हैं, अज्ञे स्वीकार करते हैं, क्या स्वीकार करते हैं, न नया काव्यानुभव उनके लिए सुने विराट के सम्मुख एक आलोक छुआ अपनापन है। बहुत कविता है उनकी। तो इस प्रकार उनकी कविताओं में उनकी हाँ जीवन, कहल बा उनकी जीवन दृष्टि। एक घर कौन बात करती है? बंद करो, बंद करो, बात पढ़ाई होती है। आंगन के पार द्वार के बाद अज्ञे, उनकी जो जिजीविषा है, जिजीविषा के वर्तन आप याद रखें, ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्वई मूर्धन्य स, कई शब्द हैं जिनकी जिनके वर्तनी विद्यार्थियों की गलत हो जाती है। अतः कुछ कठिन शब्द जो है जिनकी वर्तनी आप गलत कर देते हैं, उन शब्दों को खास करके याद रखिए। जैसे जिजीविषा एक शब्द, जैसे संन्यासी, जैसे अतिथि, जैसे वाल्मीकि, ऐसे कई शब्द हैं विद्यार्थी गलत लिखते। क्यों? गलत धारणा पहले से दिमाग में घर कर चुकी है, उनको हटाए। आ? तो ये जो कविता है जिसमें सहज काव्य बोध है, सहज काव्य दृष्टि है, आ? बना दे चित्र, मानव अकेला, मनुष्य में कवि की अदम्य आस्था, कवि की अदम्य आस्था का संकेत है। या मानव को अंगारेशा, भगवान से अकेला कहना विशेष अर्थ होता है। तो ये बताया गया है कि तू अंतहीन बना दे चित्र, जो कविता है उनकी जो पंक्तियां हैं, तू अंतहीन काल के लिए फलक पर टांक दे, तू अंतहीन काल के लिए फलक पर टांक दे, क्योंकि यह मांग मेरी 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 है कि प्राणों के एक जिस बुलबुले की ओर मैं हुआ हूं उदग्र, वह अंतहीन काल तक मुझे खींचता रहे, अंतहीन काल तक मुझे खींचता रहे। ये जो कविता है, तो इसमें जीवन दृष्टि का
अंदाजा आप लगा सकते हैं कवि की जो आज्ञा की जो जीवन दृष्टि है। श्रेय नहीं कुछ अंग मेरा, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के असाध्य वीणा की कविता की पंक्तियां। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, सोना आपने जो वो मेरा नहीं न वीणा का था। सुना आपने जो वो मेरा नहीं, हाँ, वो न वीणा का था, वो तो सब कुछ की ततता थी महाशून्य है। वो महा मौन अविभाज्य अविभाज्य अद्रवित अप्रमेय अनाप्त जो शब्दहीन शब्द में गाता है। आप एक एक कविता पढ़ेंगे ना, आप कहीं खो जाएगी। अज्ञे की जो कविता है, जिन कविताओं में प्रयोग भरा है, उनकी जीवन दृष्टि भरी है, उनका अपनापन भरा है, उनका सब कुछ भरा है। ऐसा तो मेरा ये कहना है, ये जो अज्ञे की जो कविता है, इसमें आधुनिक बोध है और किसी का उसमें संवेदना है, उसमें जीवन दृष्टि के साथ संवेदना है। तो मेरा ये कहना है, ये जो अज्ञे की कविता है, इन कविताओं को आप देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, बैठ जाओ। तो मेरा ये कहना है, 1 मिनट, 1 मिनट। एक साइलेंट। ରଥଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିକଲ ସେମିତି ରଖିଦେଲା ଆଉ ଆଉ କଣ କଣ ଏତିକି ଦେଖିବା ହେଲା। କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି 8ଟା। ଏଇ ଶୁଣ, ଆମର ତମେ ଯା ତଳ ଲାଇଟ ଲଗେଇ ରଖିବ ଯିବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ଆସିବ, ଏଇଠି ଯଦି ପାଠ ପାଇବ एकदम लास्ट है, लास्ट से किसी କରିବନି, ତମେ ଶୁଙ୍ଗିଦବ ଛାଡିଦବ। ଲାଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ। ହାତ ପାଉନି ସେ କରିବନି, ତମେ ଟାଣି ଯାଉନ, କିଛି ହବନି। ନା ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିଲି ରମେଶ। ନା ନା ସେଇଟା ନାଇଁ, ସେଇଟା ଲାଗିନି। ଲାଷ୍ଟ, ହଁ ହଁ, ଏପଟା ଲିଭେଇ ଦିଅ, ପୂର୍ବଟା ଲିଭେଇ ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ସେଇଠି ଲିଭଉନ, ବାଥରୁମ ଭିତରେ ଲାଗିଯାଇଛି। हाँ गुड, वेरी गुड। ओके, अब गेट बंद कर दो। तो ये कहा गया है, 1 मिनट थोड़ा, एक एक बाबू आए थे तो उनको उनको विदा करना पड़ता है। एक स्वीट। तो उन्होंने आधुनिक बोध। हेलो, अरे सुन रहे हैं आप लोग सब? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है तो? नहीं सर। हाँ, एक सज्जन आए थे तो इसीलिए मैं थोड़ा रुक गया। जी सर। कोई बात नहीं। तो आधुनिकता जो है, आप सब आधुनिक युग की लड़कियां हैं, लड़के हैं, लेकिन आधुनिकता में मुख्य जो है वह समय बोध। आप समय को आप ध्यान देकर काम करेंगे तो फिर आप आधुनिक
विद्यार्थी कहे जाएंगे। खाली पोशाक परिपाटी से व्यक्ति आधुनिक नहीं होता। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पोशाक पहनेंगे, वो भी एक अंग है, जरूरी है साफ सुथरा रहना। लेकिन इसमें मुख्य है समय के अनुसार काम करना। समय सापेक्ष होती है आधुनिकता। आधुनिकता जो है वो समय सापेक्ष है। समय का बोध होना चाहिए, जो बोध आज्ञे ने किया था। मूल्य बोध, आधुनिकता का जो मूल्य बोध है, उसका क्या है संदर्भ? व्यापक है। उसका संदर्भ व्यापक है, मूल्य बोधक है। इसका सीमित अर्थ नहीं है, व्यापक अर्थ है। तो परंपरा को ज्यों का त्यों आधुनिकता स्वीकार नहीं करती, उसमें परिवर्तन करती है। आधुनिकता परंपरा को देखती है, परखती है, समझती है और उसको ज्यों के त्यों उसको ग्रहण नहीं करती, उससे प्रश्न करती है। आधुनिकता उससे प्रश्न करती है, क्योंकि परखना चाहिए ना। परंपरा में जो बातें कही गई है उनको हम अवश्य माने, लेकिन उनको परखें, जाने। यह आधुनिकता है, सही है या गलत है। तो समय बोध है, समय को अनुभव करना। पर पियो, 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 एक मिनट, कुत्ता खुल गया। देख, पियो, पियो। But sit, sit, but ले, ले, उड़ो, उड़ो, ले, पी, पानी पी। Hello, please don't mind. Okay, आगे बढ़े। हाँ सर। हेलो, हाँ सर। आवाज दीजिए ताकि मैं जानूं कि आप सुने हैं मुझे। नहीं हैं? सर, आ रही है सर आवाज़। हाँ, नहीं, बहुत बीच बीच में थोड़ी बहुत बाधा आ जाती है ना, हम क्या करें। कुत्ता खुल गया, ऊपर बांधना चाहिए था, यह बांध दिया गया, ये खुल गया, इधर आ गया। फिर ये क्या करेगा, किताबें फिताबें सब फेंक देगी। ये जो है ना, कुत्ता तो नहीं, कुतिया है। चलिए, कोई बात नहीं, ये भी एक, चलो, ये भी बाधा देने वाली कुतिया है। चलिए, तो जो अज्ञे है, अज्ञे समय का बोध रखते थे। हाँ, हाँ, मैं ये कहना चाहता था, समय को भगवान माना जाता है, समय को ईश्वर माना जाता है। हाँ, तो ये कविता जो है अज्ञे की, इसमें मैं वो धनु हूँ जिसे साधने, मैं वो धनु हूँ। कविता देखिए आगे कैसे कहते हैं, व्यक्तित्ववादी कवि है ना। मैं वो धनु हूँ जिसे साधने में प्रत्याशा टूट गई है, जिसे साधने में प्रत्यंचा टूट गए, प्रत्यंचा ये जो है, टूट गई है। तो कवि जनोचित सत्य से हटकर ये जो अनुभव है, ये समय को बोध करता है, समय की सच्चाई को बोध करता है। हाँ, तो अज्ञे समय को सीधे रूप से
या स्थूल रूप से प्रत्यक्ष नहीं मानते, वे समय को बदलने में उस्ताद होते हैं। समय को, मैंने कितने व्यक्तित्ववादी देखी, क्योंकि समय बोध उनका है, उनका था। समय के बदलने के साथ प्रेम को, प्रकृति को और कई अनुभवों को, अपने कई अनुभवों को उन्होंने भी परिवर्तन किया। उनकी कविता है दुर्वाचल। ये जो कविता है अज्ञेय की, प्रकृति के बहाने प्रेम को एक नई दृष्टि से उन्होंने देखा है, एक नई दृष्टि से, एक नई तरह से, नए प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया है। ये कविता जो दुर्वाचल है। तो मेरा ये कहना है, अज्ञेय का जो समय हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके व्यक्तित्व की जो खोज है, स्वाधीन चेतना को दर्शाती है। स्वाधीन चेतना, व्यक्तित्व की खोज का संकेत उनकी कविताओं में मिलता है। हाँ? छोटी सी ज्योति, मेरे छोटे घर कुटीर का दिया, तुम्हारे मंदिर के विस्तृत आंगन में सहमा सहमा सा रख दिया। कितनी दूरियों से, कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, और मेरी छोटी जो, कितनी बार मैं धीर, अस्वस्थ, अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार। ये जो कविता है, कितनी नावों में कितनी बार, हाँ, इसमें क्या है ना, एक अनबुझा सत्य है, सत्य की खोज है, और व्यक्तित्व की खोज है, कवि के व्यक्तित्व की खोज है। फिर और एक पक्ष आलोचना करेंगे, और एक बिंदु जो है प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, आत्मदान, मृत्यु, इसका जो अनुभव है, उस पर जो उनकी कविताएं हैं। तो आपको मैंने बताया, ये केवल आधुनिक बोध के कवि नहीं है, समय बोध के कवि नहीं है, संघर्ष के कवि नहीं है, अनुभवों के कवि नहीं है, संवेदना के कवि भी है। जैसे महादेवी को आपने पढ़ा, जैसे निराला को पढ़ा, जैसे प्रसाद को पढ़ा, वैसे ये भी संवेदना के कवि है। ये व्यक्तित्ववादी हैं, लेकिन संवेदनावादी भी हैं। प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, आत्मज्ञान, ये जो अनुभव है, उन अनुभवों के आधार पर अज्ञेय ने अपनी कविता में अपनी निजी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। समझ रहे? तो ये प्रसिद्ध कविता उनकी जो मैंने अभी बताई थी, दुर्वाचल, ये प्रकृति और प्रेम दोनों का एक नया बोध है। हा? तो इसमें का प्यो इनमें काव्य भाषा, इनकी जो काव्य भाषा है, इनका जो प्यो, इनका जो काव्य शिल्प है, पार्श्वगिरी का नम्र, चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा, विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा। ये जो कविता है दुर्वाचल की, इसमें प्रकृति है, प्रेम है,
इसमें प्रेम है, प्रकृति है। ये जो है, ये कविता जो है मांग करती है बार बार इसको पढ़े। हाँ? तो प्रकृति को यात्री की दृष्टि से देखा जा रहा है यहाँ। कल्पना के उपयोग में कवि क्रियाशील है, सक्रिय है, कर्मठ है। यात्री का जो स्वभाव नहीं है, उन्हीं जगहों पर बार बार जाना है। इसलिए दामिनी जो है बिजली, दामिनी का फिर आऊंगा, ये जो यात्री का है, दामिनी का जो तमक है, उसके साथ जो व्यंग है? अरे याद आया पर रहेगा याद, झूठे आश्वासन पर चोट हुई है। तो यात्री का जो अनुभव है वो प्रेम का अनुभव, प्रेम का एक सघन क्षण है? प्रेम के जो क्षण होते हैं ये दोहराए नहीं जाते। आज्ञा बार बार आज्ञा ने कहा है बहुत कविताओं में कि प्रेम के बिना आशा नहीं है, आकांक्षा नहीं। इसको हमको दोहराया नहीं। वो प्यार कविता है उनकी जो, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, वो प्यार कहो है इतना धीरज, चलो साथ यूं बिना आशा आकांक्षा गहे हाथ। ये जो है एक बा अभिमान की कसक, तो एक ऐन्द्रिक, ये पढ़ाने नहीं देगा। एक मिनट। ଆଗ ପଛେ ଲୋକ ଆସିକି ଆଗ ବହି ତାପରେ ଖାଇବି, ଆଗ ଯୋଉ କାମଟା ସେଇ କାମଟା ଖାଇବି, ଉଠିକି ଆସି ପାଠ ଖାଇବା ଫେନାଇଲଟେ ପକେଇଦେଲା ମୁଣ୍ଡି ମୁହଁରେ ବସି ଫେନାଇଲ ପକଉଛି କାହା ହଉଛି ମନ କହିଲେ ଉପରେ ଜାଣିପାରିବୁ ଉପରେ ଜାଣିପାରିବୁ ବୁକୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିଲି नहीं ତଳେ ଯାଇ ବାସ୍କେଟ ରେ ସହାୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ
कई दिन पानी खिलाते हैं କପଟାକୁ ଚାଟି ଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଖୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲା ଟିକେ ପଢେଇବ ପୁଣି ନେଇକି ଉଠି ଆଇଲି ତାସ ଚାଲିଛି ତମେ ଜେଜେ ବସିଛ ତାପରେ ପରେ ସେ ଖୋଲିଗଲା ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲା ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଉ ହଉ ପୋଛି ଦେଲୁ ତାକୁ ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେ ନହେଲେ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ତାକୁ ଦେଇଦେ ଚୁପଚାପ ବସିବ हेलो हेलो हाँ सर। जी सर। हाँ अरे हाँ यस सर। कोई बात नहीं। तो ये जो अज्ञे की जो कविता है, जिन कविताओं में आत्मबोध है, जीवन बोध है, उनकी जीवन दृष्टि है, प्रकृति है, प्रेम है, ये जो है इस पर आप गौर करेंगे और लिखेंगे उनकी कविताओं की पंक्तियों का उदाहरण देंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो ये जो है इसमें आप असाध्य वीणा की जो कविताएं मैंने कही, इसमें जो नई कविता की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं असाध्य वीणा में, प्रयोगवाद की नई कविता की जो है ये अज्ञे इसमें मूर्धन्य हस्ताक्षर है। तो उन्होंने सबसे उनकी जो कविता है असाध्य वीणा, ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है। क्लियर, इसका भी उदाहरण है। बड़ी लंबी कविता है, दीर्घ कविता है। अभी भी आजकल एमए कोर्स में भी ये कविता चलती है। तो इसमें वीणा वादक का विलक्षण प्रभाव को उन्होंने बताया है। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तेरे, तो अपने को भूल कर किस प्रकार प्रियम्बत को स्वर सिद्धि मिली, ये आज्ञा कहते हैं। प्रयोगों की विशिष्टता पाई जाती है कविताओं में, उनकी कविताओं में प्रयोग की विशिष्टताएं पाई जाती है। असाध्य वीणा को पढ़कर आप जानेंगे आज्ञा के आधुनिक हाव भाव को, आधुनिकता को, आधुनिक जीवन दृष्टि को, उनके भाव बोध को आप जानेंगे। उनकी कई कविताएं हैं, दुर्वाचल, कलगी बाजरे की, सम्राज्ञी का नैवेद्य दान, आज तुम शब्द ना दो, ये बहुत बढ़िया कविता है। आज तुम शब्द ना दो, ये जो कविता है। जो कली खिलेगी जहां खिली, जो फूल जहां है, जो भी सुख जिस भी डाली पर, हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघात अस्पष्ट और अनागित, बहुत बड़ी बड़ी कविताएं भी है उनकी। तो फिर ये जो है हे महायुग बुद्ध, अर्पित करती हूँ तुझे अज्ञे का जो आत्म सजग व्यक्तित्व है, जो कहा मैंने, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर सोतस्विनी बह जाए, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर, बहुत माने बहुत अच्छी कविता है। इसका उदाहरण आप देंगे। यह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतशी, आज तुम शब्द ना दो, कल भी मैं कहूंगा। ये कविता है, आज तुम शब्द ना दो, आज तुम शब्द ना दो, ना दो, कल भी मैं कहूंगा। तुम पर्वत हो अभ्रभेदी, शिलाखंडों तो खंडों के गरिष्ठ पुंज, चापे इस निर्झर को रहो रहो तुम्हारे रंध्र रंध्र से, तुम्ही को रस देता हुआ फुट कर मैं बहूंगा। ये जो काव्य प्रक्रिया है, इस
कविता में शब्द और सत्य में जो कविता है, तो इस कविता कई कविताओं की इसका जो प्रश्न है, तो ये है अग्रणी कवि है हमारे छायावादोत्तर काव्य कविता। नई कविता के अग्रणी कवि है अज्ञेश।
हेलो, आप लोग को सर दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर तो गए चले गए हैं शायद। लेफ्ट हो गए हैं। सर इतने देर से आए कैसे नहीं? सर आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, सुनाई नहीं दे रहा। सर म्यूट है। हेलो, हाँ सर। अभी 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 सुन पाते हैं? हाँ सर। जी सर। हेलो। जी अरे सर। क्या हो गया पता नहीं मुझे। अभी अभी सुन पाते हैं? जी सर। जी सर। ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इनकी कविताओं में अज्ञेय की भाषा शिल्प पर चर्चा करते हैं। उनकी कविताओं में प्रतीक है, बिंब है, मिथक है, अलंकार है। ये जो है, ये भाषा के जो अंग है, सारी बातें अज्ञेय की कविता में पाई जाती हैं। आप इनके साथ एक एक उदाहरण के लिखकर बताएंगे कि कैसे प्रतीक है, कैसे बिंब है, किस बिंब का उन्होंने प्रयोग किया है।
नई कविता में नई खोज दिखाई है, नए शब्दों का प्रयोग किया है, नई शब्दावली का प्रयोग किया है, अलंकार का प्रयोग किया है। तो भाषा जो है उनका कैसे सशक्त थी, उनकी भाषा कैसे सशक्त थी, ये आपको दिखाना है। उनकी जो भाषा बहुत सर्जनात्मक, जिसमें सर्जनात्मकता पाई जाती, यानी बहुत सर्जनात्मक है, कलाकृति से संबंधित थी उनकी भाषा। तो आप प्रत्येक कविता, जिन कविताओं के उदाहरण हमने दिए, उन सारे कविताओं के उदाहरण लिखकर कैसे किन शब्दों को प्रयोग किया गया, प्रतीक को प्रयोग किया गया है, बिंब को प्रयोग किया गया है, किस अलंकार को उन्होंने प्रयोग किया है, आप प्रत्येक कविता को देखकर उनकी काव्य भाषा, उनकी उनकी उनका काव्य शिल्प, उनका काव्य अलंकार, इन पर आप लिखेंगे है। तो उनकी जो काव्य भाषा, ये भी बहुत महत्व, काव्य भाषा पर भी खाली प्रश्न पूछ देते हैं। तो पहले जो समझाया गया, अज्ञेय की पूरी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा हो रही थी। फिर काव्य भाषा, काव्य भाषा और काव्य शिल्प पर। तो ये उन्होंने काव्य भाषा में भी उसको विकसित करने के लिए काफी अरसे तक, समय तक उन्होंने संघर्ष किया। भग्नदूत कविता में, चिंता में, दुर्वादल में, तार सप्तक में, ये उन्होंने काव्य भाषा में, असाध्य वीणा में, ये अत्यंत गहन सर्जनात्मक अनुभव उनका था। उनकी कविताओं में काव्य बिंब जो है उनको आपको बताना होगा। मिथकीयता क्या पाई जाती है, क्या प्रतीक है, जो मैंने कहा, किन शब्दों को बिंब अधिकतर उपचेतन मन की सृष्टि होता है, प्रतीक जो है वो चेतन मन की सृष्टि करती है। इसलिए उन्होंने किन शब्दों को लिया बिंब के रूप में, मिथकीयता को उन्होंने कैसे स्थान दिया है, पुराण कथा को, पौराणिक कल्पना को उन्होंने कैसे कविता में स्थान दिया है। तो ये उनकी जो विशेषताएं थी, सादृश्य विधान की विशेषताएं, उन पर भी आप थोड़ा बहुत लिखेंगे। काव्य शिल्प में भी प्रगीतात्मकता, लंबी कविता जो है, नाटकीयता है, उनकी कविताओं में नाटकीयता है। काव्य शिल्प में भी वो बहुत सिद्धहस्त कवि थे, सजग थे, सतर्क थे, दक्ष थे, प्रभावी थे अज्ञेय जी। तो अज्ञेय का जो काव्य शिल्प है, उनका दृष्टिकोण है नया दृष्टिकोण। उनकी काव्य भाषा, काव्य शब्द के महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण था। शिल्प को लेकर उतना नहीं कहा गया है, लेकिन काव्य भाषा को लेकर तो प्रगीत तत्व जो है उनका उपयोग किया है उन्होंने, अज्ञेय ने। जैसे कविता की पंक्तियां हैं, पूर्णिमा की चांदनी सोने नहीं देती, पूर्णिमा की चांदनी सोने नहीं देती, निशा के उर में बसे आलोक सी है, व्यथा व्यापी प्यार में अभिमान की परकशक ही रोने नहीं देती, परकशक ही रोने नहीं देती। तो ये जो पंक्तियां हैं, इसमें जो आप ध्यान देंगे किस प्रकार प्रगीतात्मकता भरी है। असाध्य वीणा में वैसे, तू उतर बीन के तारों में अपने से गा, अपने को गा, तू गा तू गा, तू शनिथि पातू को, ये जो कविता है, तो आप देखेंगे किसमें गीतात्मकता है, चित्रात्मकता है, नाटकीयता है, ये सब उन विशेषताओं को लेकर काव्य भाषा, काव्य शिल्प पर आप चर्चा करेंगे। काव्य शिल्प की दृष्टि से, काव्य भाषा की दृष्टि से अज्ञेय की आलोचना कीजिए। कवि के लिए किस प्रकार प्रश्न जो है अज्ञेय के लिए भाषा, प्रयोगवाद की जो भाषा है, जो काव्य बिंब है,
काव्य शिल्प है उसका अज्ञे ने कैसे विश्लेषण किया है। काव्य भाषा, काव्य शिल्प, अज्ञे का जो काव्य शिल्प है, अज्ञे की जो काव्य भाषा है ऐसे इन पर आप चर्चा करें। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे शमशेर के बारे में। शमशेर काव्य की विचार भूमि, ये जो अलग अध्याय है, इसमें जो है कोई भी व्यक्तित्ववादी कवि थे, उनकी जो व्यक्तित्व निर्माण की जो पद्धति है उसको उन्होंने विवेक के आधार पर, अपने भावों के आधार पर उन्होंने कविताएं भी लिखी। उर्दू कविताएं, गजल उन्होंने लिखे हैं। इसमें आत्मसत्य है, आत्मसत्य बनाने, यथार्थवाद। तो उनके जीवन, उनकी जो कला है, क्या उनके बारे में शमशेर की जो नजरिया थी, जो शमशेर की भावनाएं थी, जो जीवन मूल्य था, जो मान्यताएं थी, उन पर हम चर्चा करें। शमशेर बहादुर सिंह ये बहुत जटिल कवि हैं, आधुनिक दौर के माने जाते हैं। उनकी काव्य संवेदना भी सरल नहीं है कविता के पाठकों के लिए। ये उनकी कविताएं भी, ये जो काव्य संवेदना है ये इतनी सरल नहीं है। तो इस प्रकार उनके बारे में आलोचना करेंगे। शमशेर काव्य की विचार आयाम जो है, उनकी जो विचार भूमि है, तो एक है लिविंग प्रिंसिपल की खोज। उनकी लिविंग प्रिंसिपल की खोज, मन ये जो है, मैंने उन्होंने कहा है मैं डिस्कवर करना चाहता हूँ, आविष्कार करना चाहता हूँ कि क्या है लिविंग प्रिंसिपल। लिविंग प्रिंसिपल है क्या, शमशेर ने कहा है। रघुवीर सहाय को शमशेर ने बताया था कि जिंदगी में तीन ही चीजें हैं। एक है बड़ी जरूरत जो है, उनमें एक है मार्क्सवाद, उन्होंने बताया था रघुवीर सहाय को। शमशेर ने जिंदगी में तीन चीजों की जरूरत, बड़ी जरूरत के बारे में उन्होंने बताया था। एक है मार्क्सवाद। एक इंटरव्यू में मार्क्सवाद से अपने रिश्ते को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि मार्क्सवाद से नजरिया बेहतर, वैज्ञानिक और विश्वसनीय होने के साथ दृष्टि में विस्तार होता है। नजरियों में विश्व बंधुता बढ़ती है। तो मार्क्सवाद से रचनाकार को दिशा मिलती है और उसकी वेदना में धार आ जाती है। तो शमशेर का जो रिश्ता है हिंदी के आलोचकों के लिए ये सिरदर्द बन गया था। तो इनकी जो उदिता की भूमिका जो है उसमें पठनीय है, उनमें भावुकता है, ललक है, आकांक्षा है, तड़प है। तो एक प्रेमी कलाकार, एक मध्यवर्गीय भावुक नागरिक का जो मार्क्सवाद से रोशनी, जो मार्क्सवाद से रोशनी को भी ले जाता है, और सांस्कृतिक और धार्मिक विविध परंपराओं में, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में अपने नैसर्गिक शक्ति को, ऊर्जा को, वो उसको बताता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको सभी देशों और साहित्यों से प्यार है, वो है शमशेर जी। ऐसा व्यक्ति जिसे सभी देशों और सभी साहित्यों से प्रेम है, सबसे अपने दिल को जोड़ता है, प्रेम से जोड़ता है। तो ये जो है सभी देशों और साहित्यों से प्यार, प्रेम की भावुकता, ये कविता का जो शीर्षक है, पूरी
मनुष्य जाति से प्रेम, युद्ध से नफरत, शांति की समस्याओं से दिलचस्पी, ये जो है इन्होंने इनके साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो सबसे अधिक दिलचस्प है प्रेम की भावुकता को गौरव के साथ, महत्व के साथ देखना पड़ना। तो कम्युनिस्टों का प्रशिक्षण ही कुछ ऐसा है, भावुक होने को वे कमजोर हो जाते हैं, भावुकता के प्रति उनकी कमजोरी रहती है। तो शमशेर बहादुर भावुकता को वस्तुपरकता के साथ शत्रुतापूर्ण रिश्ते में नहीं रखते, वो वस्तुपरक दृष्टि से उसे अपनाते हैं, भावुकता से दूर रहते हैं। तो जो बहुत जरूरी है, उनके कहने के अनुसार ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार शमशेर बहादुर सिंह, जिन्होंने प्रेम शीर्षक निबंध में सामाजिक संबंधों में विद्यमान भावात्मक पक्ष को, भावात्मक तत्वों को, जिसे मनुष्य ने प्रेम का नाम दिया है। तो यह है, उन्होंने मार्क्सवाद व्यक्तित्व निर्माण की आधारभूत सामग्री मानी है। अज्ञे ने भी उनके बारे में कहा है, शमशेर के बारे में। इस शमशेर की कविता में जो मूल्य दृष्टि है, जो निहित मूल्य दृष्टि है, और राजनीतिक दृष्टि में जो विरोध है, वो अभी तक है। तो मार्क्सवाद में कहा है कि मार्क्सवाद को मैं सामाजिक राजनीतिक पहलुओं से नहीं देखता, बल्कि हमारे युग में वो मानव को गहनतम चिंतन से जुड़ा है, ये मार्क्सवाद है। तो मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी, जो मार्क्सवाद नहीं है, मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी, ये दोनों ही तरह के आलोचकों ने बताया है कि शमशेर के अंदर मार्क्सवाद को लेकर द्वंद्व चलता था, मार्क्सवाद को लेकर उनके मन में द्वंद्व चलता था। तो शमशेर और मुक्तिबोध, गजानन मुक्तिबोध, जिनको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं, तो उनमें कई स्तरों पर समानता है। शमशेर की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में एक पत्रिका निकली, पत्रिका का नाम था सापेक्ष, पत्रिका का नाम था सापेक्ष, जो उनकी मृत्यु के बाद निकली। तो उनमें ऐसा तमाम कुछ है जो उनकी मार्क्सवादी चिंताधारा, प्रगतिशील मानसिकता से मेल नहीं रखता। वो क्या है जो प्रगतिशील मानवीय मानसिकता के विरुद्ध है। तो इस प्रकार शमशेर में मनुष्य, समाज, राष्ट्र और भविष्य के बारे में उनमें गहरी चिंता थी। तो शमशेर पर एक मैंने नई कविता का प्रभाव रहा। अच्छा, उनके एक बिंदु है विवेक और भावबोध, इनमें कैसा द्वंद्व है। विवेक और भावबोध, विवेक यानी मार्क्सवाद और भावबोध के भीतर शमशेर ने क्या महसूस किया था, या क्या महसूस नहीं किया। मार्क्सवाद और भावबोध के मध्य शमशेर ने क्या
महसूस किया और क्या महसूस नहीं किया, तो उनका समाधान किस तरह किया गया, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। विवेक और भावबोध का द्वंद्व जो है, तो हिंदी आलोचना में बिल्कुल नई पद्धतियों को लेकर पाठकों के मन में, चिंतकों के मन में कई बातें आई। तो ये जो लिविंग प्रिंसिपल की खोज के बारे में जो हमने बताया, ये उनकी विचारधारा है। एक लेखक के रूप में मार्क्सवाद होना जरूरी है, ये कहा है। मैं इसको व्यवहारिक रूप में मानता हूँ। ये जो मार्क्सवाद जो है शमशेर का जो लिविंग प्रिंसिपल है, वो उनके प्रगतिशील मित्रों के मार्क्सवाद से भिन्न है। उनके जो प्रगतिवादशील मित्र है, उनके विचारों से ये मार्क्सवाद भिन्न है। उन्हें मार्क्सवाद को विचारधारा मात्र के रूप में ग्रहण नहीं किया। उन्होंने मानव के गहनतम चिंतन से जुड़ा हुआ जो भाव है, उसको उन्होंने ग्रहण किया। ये अंतर है। तो इस प्रकार शमशीर जो है, ये समाज के केंद्र में रहते। मार्क्सवाद जो है उपयोगितावाद से मुक्ति का कार्यक्रम है। तो व्यक्ति की जो आंतरिक क्षमता है, व्यक्ति की जो संवेदना है, व्यक्ति की जो कल्पना है, तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और समग्र दुनिया के लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, ये महत्वपूर्ण है। तो शमशेर ने इन बातों पर गौर किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। उनकी जो शमशेर बहादुर सिंह, उनका जो लिविंग प्रिंसिपल है, उनकी पहचान उनके मार्क्सवादी नजरिए से आप समझेंगे। तो यात्रा नामक एक गद्य खंड है, जिसमें शमशेर बहादुर ने अपनी मनस्थिति को, अपनी मनोदशा को उन्होंने सशक्त रूप से परिभाषित की है। उन्हें कहा है, मैं गरीब मगर अपने दीन वस्त्रों में, सुनिए क्या कहा है उन्होंने, मैं गरीब मगर अपने दीन वस्त्रों में अपनी बाह्य रक्षा में संतुष्ट हूँ, क्योंकि काव्य और कला और नए प्रेम के हरिताभ सपनों और आशाओं सुनहरी छाया में भ्रमा हुआ है मेरा मन, मेरा सुख, मेरी पीड़ा, ये सब एक साथ भाव विहूल हो जाते हैं। पत्नी की मृत्यु से उनकी मनोदशा को उन्होंने गहरा कर दिया था उन्हें। तो एक पूर्ण कलित कला की आभा से उन्होंने कहा है, मेरी दौलत, मेरी निधि, मेरी अपनी गति प्रेम और कला साधना के
संकेतों से संचालित है। तो ये शमशेर बहादुर जी खुद उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी कविताओं को गति दी है। तो एकाकीपन शमशेरपन के लिए एक ठोस हकीकत था, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो मौत है, ये जो मृत्यु है, उनकी जिंदगी का नक्शा बन गई थी। शमशेर की भाव जगत के सदस्य जो थे, भाव जगत के जो मित्र थे, उन्होंने भी कहा, जैसे अंधकार में आंखों के कारगर न रहता, वैसे इंद्रियों का बोध भी तीक्ष्ण हो जाता है अकेलेपन के कारण। तो ये जो है शमशेर बहादुर जी संवेदनशीलता के कवि, अकेलेपन ने उन्हें अधिक तीव्र कर दिया था। तो इस अकेलेपन में रहकर भी उन्होंने प्रेम, स्नेह, श्रद्धा की तलाश करते थे। वे तलाश करते थे, उन्होंने तलाश की प्रेम की, स्नेह की, कुछ अपने लिए, कुछ दूसरों के लिए स्नेह दिए, स्नेह के क्षण बांटे। तो शमशेर बहादुर साहब सिंह जीवन भर अकेलेपन के गीत गाते रहे। शमशेर अकेलेपन के गीत गाते रहे। कला की जो सच्चाई है उन्हें बांधती थी। अकेलेपन में गर्क होने की जगह वे प्रकृति और समाज से जुड़ते थे। ये कई कविताएं जो उनकी मां सौंदर्य वाली कविताएं हैं, उर्दू कविताएं भी बहुत उन्होंने लिखी है। चूंकि शमशेर बहादुर जी उनकी मातृभाषा उर्दू थी। गजल जो है, गजल के बारे में कहा, गजल मेरी भावुकता है और आंतरिक अभाव के कारण मैंने ये गजलें भी लिखी। सौंदर्यवाद था उनकी कविताओं में। तो उर्दू कविता नामक एक लेख में उन्होंने लिखा है, आधुनिक उर्दू कविता के बारे में उन्होंने विचार किया है। उन्हें बताया है कि युग परिवर्तन के साथ सुसंस्कृत होकर भी गजल में आज प्रत्येक विषय का समावेश होता है। तो उर्दू भाषा और उर्दू कविता शमशेर की ये रीतिकाल से ही चला आ रहा था, बहुत पहले भी हुआ था। तो शमशेर को उर्दू कविता किन वजहों से अपनी ओर खींचती थी, ये जानना उचित होगा। उर्दू कविता उनको क्यों अच्छी लगती थी? नवयुवक जो इकबाल है, युवक इकबाल की जो बेताली, जोश, तड़प, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए महत्वाकांक्षा, एकता, प्रेम, ये जो है ये सब उन्हें खींचते हैं उर्दू कविता के प्रति। तो आत्मसत्य और समाज सत्य उर्दू कविता में, उर्दू कविताएं जो लिखते थे शमशेर जी, उनके घनिष्ठ संबंध पाश्चात्य काव्य के प्रति था। पाश्चात्य काव्य के प्रति जो गहरा आकर्षण था, उन्होंने उनके इसीलिए उर्दू कविताएं लिखी। तो एक तरफ रामविलास
शर्मा ने भी इस पर उन्होंने लिखा है, उनसे वो भी प्रभावित हुए रहे। हसमान कवियों से उनका मन बंधा हुआ था। तो 1937 में शमशेर ने निबंध लिखा था उर्दू कविता में। उन्होंने कहा है कि आज हमारे साहित्य का सवाल हो गया है, इसलिए हम काव्य की सृष्टि से बंधे हुए हैं। ये जो संस्कृतियों की ठोस अनुभूति है, उनकी सत्यता, सब सच्चे कवि के रूप में उन्होंने उसका बखान किया है। कला से जो शांति मिलती है, उसको उन्होंने समाज के साथ जोड़ा है, संस्कृति के साथ जोड़ा है, प्रकृति के साथ जोड़ा है। तो शमशेर का वक्तव्य है, उन्होंने कहा है कविता में हम अपनी भावनाओं की सच्चाई खोजते हैं। कविताओं में मैं अपनी भावना, आत्मानुभव, आत्मानुभूति की सच्चाई मैं खोजता हूँ, वस्तुपरकता खोजता हूँ। तो ये उनका कहना है। कविता को जीवन के संदर्भ में, जीवित संदर्भ में उन्होंने शब्द किया है, कला की अभिव्यक्ति की है, अर्थपूर्ण ढंग से उन्होंने बताया है। समाज की आशा को, समाज की आकांक्षा को यथार्थवद दृष्टि पर करके उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार कला जिस यथार्थ को प्रस्तुत करती है, कला जिस यथार्थ को प्रस्तुत करती है, शमशेर के लिए यथार्थ सब कुछ है जो मनुष्य के जीवन में घटता है। जो मनुष्य के जीवन में घटता है, मनुष्य का जो अनुभूत होता है, वो यथार्थ है, उनका कहना है। व्यक्तिगत इतिहास, सामूहिक इतिहास, सामग्रिक इतिहास, ये यथार्थ है। उनका कहना है, उनकी कविताएं कहती हैं मनुष्य की जो कल्पना है, मनुष्य की कल्पना उसके अपने जीवन का यथार्थ है। पूर्व ग्रह में प्रकाशित जो है, शमशेर ने कहा है उसमें, प्रगतिशील किस्म की पत्रिकाओं ने कभी परवाह नहीं की मेरी कविताओं की, आमतौर से मेरी कविता की दृष्टि, जबकि वे खास विषयों पर लिखते थे। तो जब लिखते थे तो पत्रिकाओं को उत्साह होता था। खास विषय जो सरल भाषा में लिखा जाता था, विचारधारा जो है उसमें उनकी जो विचारधारा का प्रस्फुटित होता है। तो यथार्थ और अयथार्थ के झगड़ा जो है, जो द्वंद्व है, वे उसको व्यर्थ मानते थे। उनका जो निबंध है अमूर्त कला, जिसमें उन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण सिर्फ यही है, कलाकार अपने विषय के अंदर, कलाकार अपने विषय के अंदर किन तत्वों को लिया है, किन दिशाओं पर उन्होंने उजागर किया है, किन विशेषताओं को उन्होंने पाठकों के सामने रखा है, ये महत्वपूर्ण है। जो मूलतः वस्तु और शिल्प के प्रयोग क्षेत्र से है, जो मूलतः वस्तु और शिल्प के प्रयोग क्षेत्र से है,
इस प्रकार यथार्थवादी कवि शमशेर कवियों के लिए स्वस्थ और अस्वस्थ जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। संस्कार शमशेर के अस्वस्थ थे, उन्हें इससे दूर हटाता था। 1952 में लिखे निबंध में उन्होंने बताया है कि साहित्य सन 1952 में मैं जैसा कुछ देखता समझता था वो बहुत कुछ या काफी कुछ भ्रम था और साहित्यिक समझ की कमी थी मुझ में। उन्होंने खुद बताया है कि मुझ में साहित्य की कमी थी, साहित्यिक भावना कम था। तो स्वस्थ और अस्वस्थ, प्रगतिशील और पतनशील, इसको कला चिंतन और विश्लेषण में निर्णायक शब्दों का दर्जा दिया जा सकता है। केवल भारत में ही नहीं, ये दर्जा पश्चिम में भी मिला हुआ था। तो ये जो है, इसमें शमशेर का संघर्ष चल रहा था। क्या सच में मुंह देखी नहीं तो जब मुंह देखी ना तो देख मुंह देखी हां देखो ना मेरा मना के लिए कौन भाई मुंह तो चाबी कहीं देबी तो कौन देख तो कला और सामाजिक दायित्व कला और सामाजिक दायित्व, कविता का दायित्व उन पर था। शमशेर कला के सामाजिक दायित्व निर्वाह करते थे। उन्हें नागार्जुन, केदार, दिनकर आदि ने उपयोगी नहीं पाया था। उन्होंने अपने संग्रहों की भूमिकाओं में उन्होंने कहा है उनकी रचनाएं सामाजिक दृष्टि से उपयोगी नहीं। कोड चला तू कहीं मतलब अभी तो आनी तो नहीं क्यों गई की भाई मुंह गई तो गाड़ी में मैंने चाबी रखी है मैंने नहीं की जो वो चाबी रखी भी नहीं थी वो ମୁଁ କହୁଛି ତୁ କହୁଛୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବୁ ମତେ। तो इसमें एक उनमें संवेदना थी परिस्थितियों के प्रति। शमशेर में एक नैसर्गिक संवेदना कहा जाता है। तो शमशेर के लिए कविता करना कला का काम होता है। तो उन्होंने कहा है कविता की उपयोगिता करना मेरा उद्देश्य है। काव्य कला समेत जीवन के सारे व्यापार एक लीला है। यह लीला मनुष्य, यह जो लीला है ये मनुष्य के सामाजिक जीवन का उत्कर्ष के लिए, सामाजिक के जीवन के उत्कर्ष के लिए ये संघर्ष की लीला है। इसलिए उनका कहना है कला का संघर्ष समाज के संघर्ष से अलग नहीं है। उनका कहना है
ये जो शमशेर जी इस प्रकार एक जटिल कवि माने जाते हैं। शमशेर के लिए मार्क्सवाद जीवन व्यवहार व्यक्तित्व निर्माण की आधारभूत सामग्री थी। इसलिए मार्क्सवाद और भावबोध को लेकर शमशेर ने संघर्ष किया। तो कला उस यथार्थ की कलात्मक अभिव्यक्ति है। कला उस यथार्थ की कलात्मक अभिव्यक्ति है जो मनुष्य के जीवन में घटित है, मनुष्य के जीवन में अनुभूत होता है, जो मनुष्य के स्वप्न है, जो मनुष्य की विशेषताएं है, योजनाएं हैं, सारे क्रियाकलाप, समस्त गतिविधियां, संघर्ष, प्रतिक्रियाएं, आंदोलन, क्रांति, ये सब सामूहिक और व्यक्तिगत, व्यक्तिगत और सामूहिक इतिहास यथार्थ है, ये उन्होंने बताया है। इस प्रकार शमशेर बहादुर सिंह साहित्य और कला की दुनिया के एक सिद्ध हस्त कलाकार थे। तो प्रश्न जो है, शमशेर बहादुर सिंह काव्य की विचार भूमि, विचारधारा के विभिन्न आयाम, जो विचार उनका है, किस प्रकार उनके काव्य में सामाजिकता और यथार्थवाद का रूप उभरता है। उनके काव्य का मूल उद्देश्य क्या है, मूल भाव क्या है, मूल विचार भूमि क्या है, ये सब आपको लिखना। एक प्रश्न इसको आप अवश्य लिखें और याद रखें। उसके बाद काव्य की संवेदना जो है, भाषा कला दृष्टि से किस प्रकार अपने निज भाव की कविताएं उन्होंने लिखी है, क्योंकि वे सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में सौंदर्य है, तो सुंदरता का अवतार उन्होंने लिया है अपने काव्य में। हर पल होने वाला जो सुंदरता का जो अवतार है, उन्होंने कला के रूप में लिया है। अच्छा, अब ये जानिए, बहुत बड़े चित्रकार थे। कविता लिखने के साथ साथ शमशेर बहुत चित्र बनाते। दिल्ली में जब वे पढ़ते थे उकील आर्ट स्कूल में, तब की अपनी रूटीन के बारे में वो लिखते हैं। हर चीज, हर चेहरे को बगैर देखता कि मैं उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ। उस खोज का हर चीज और चेहरे और दृश्य स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम नहीं है। खूबसूरती उनके चित्रों में पाई जाती थी। तो मुक्तिबोध ने भी शमशेर को एक मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी माना है। मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी। तो अच्छा, और एक बात सुनिए, छायावादी शब्दों के बाहुल्य के बावजूद उनके काव्य में, उनकी कविताओं में
नयापन है। मैं भारत गुण गौरव गाता, ये जो कविता है शीर्षक, मैं भारत गुण गौरव गाता, जिसमें उन्होंने भारत की वंदना की है। सहसा आ सम्मुख चुपचाप, संध्या की प्रतिमा सी मौन करती प्रेमालाप। ये जो कविता की पंक्तियां मेरे अंतर में भर जाती, केवल अपना करुणा राग, वह अजान सुलगाती, क्यों नव यौवन में अबूझ बैराग। ये जो छायावादी परिपट्टी का जो हुआ है, इसमें कवि ने अपनी व्यग्रता बताई है। नव कवि का आह्वान में उन्होंने जीवन और संसार को लेकर एक ललक दिखाई दी है। पागल कवि शिशु केली विभोर, खुद खुद कर द्वंद मचाता, सब देवों को मुकुर दिखाता, यह अनंत चीर विस्मय में खो जाता। ये जो कविता है, पंक्तियां है, इसमें भौतिक जीवन के प्रति तीव्र आकर्षण है। तो ये इसमें बताया गया है कि राष्ट्र वंदना में भी नई ध्वनि सुनाई देती है उनकी कविताओं में। राष्ट्रवादी आक्रामकता नहीं, भारत को ये जो भविष्य का प्रेम सूत बताया गया है, राष्ट्र को लेकर जो उत्तेजना है शमशेर में होना, वो नहीं दिखाई देती। शीर्षक कविता जो है, कविता का शीर्षक इकबाल की कविता जो है, इसमें उन्होंने समर्थन पूर्वक कहा है कि पश्चिमी आदर्शों से अनुप्राणित देशभक्ति जीवन की सच्ची महान प्रेरणाओं को एक संकुचित सीमा में पराधीन कर देती है। तो इस प्रकार शमशेर बहादुर सिंह उत्तर छायावादी काव्य में हर स्थान पर मौजूद तड़प और चुभन भेद, चुभन के साथ अपनापन महसूस करते थे। तड़प के साथ, चुभन के साथ अपनापन महसूस करने वाले कवि हैं हमारे शमशेर जी। ठीक है, अच्छा, उस समय तो है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। उनकी कविताएं जो है अत्यंत जागृत कविताएं हैं। और ये जो जागृत है, चेतनावस्था में प्राकृतिक स्थितियों का एक सूक्ष्म अंकन है। कविता जो आधी रात कविता अनूठी है। आधुनिक हिंदी कविता में प्रकृति संवेदना जो है, उसका एक नया स्तर, जैसे उद्घाटन करती है कविता, बहुत धीरे धीरे बजे है आ रा, गिना है रुक रुक कर मैंने 12 बार, सुनो अब भी वैसे ही हवा में 12 बज रहे हैं, बादल घिरे हुए हैं दिन भर एक का एक। तो एक दुनिया है। सिर्फ स्वान भुकने लगे, गा उठा बिरहा कोई दूर जाता पथ पर, नींद के सन्नाटे में काय के जोड़ा उल्लुओं का चीख उठा। तो ये जो आधी रात कविता की पंक्तियां हैं,
ये शमशेर की अपनी है, बिल्कुल अपनी। तो शमशेरियत की जो नींव है, अकेलेपन के अवसाद की जरूरी है, ये उनका मूल भाव है। तो अकेले खड़े दिखाई देते थे विभिन्न प्रकार की स्थितियों में, एकाकीपन में, अवसाद में। अच्छा, अकेलेपन से भी उन्होंने, शमशेर ने मार्क्सवादियों के अलावा, जैसे पंत है, जैसे कवियों पर असर डाला, वैसे शमशेर ने भी देखा कि अपने लंबे केस छट्टा लिए थे, बिल्कुल नॉर्मल आदमी की वेशभूषा उन्होंने अपनाई थी। तो बताया गया है कि 1938-39 से सन 42 तक मेरा रुझान ज्यादातर बिल्कुल अपनी दुनिया के अंदर खींचते चले गए, खींचते चले। इसमें क्या है न, एकाकीपन की घुटन और उसकी मजबूरियां, एकाकीपन की घुटन और मजबूरियां जो है, उसमें सपनों, गीतों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने जिंदगी से संघर्ष किया। ये कविताएं, ये कविताओं की अंतर वस्तु है। मैंने कहा है जटिल कवि, इनकी कविताओं को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तब लिख पाएंगे, नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। तो अकेलेपन को ही जिन्होंने अपना संबल बना लिया था, शमशेर ने अकेलेपन को ही अपना संबल बना लिया। उसे कौन तोड़ सकता है, कौन नहीं मानेगा। कविता जैसे चित्कार करती हुई अकेले व्यक्ति ने, शमशेर ने सौंदर्य की तलाश में जीवन की सारी इच्छाओं को जला डाला है। तो उनके इस सौंदर्य में केवल गुनगुनाहट नहीं थी, बहुत कुछ कठोरता भी पाई जाती है। तो उनकी कविताओं पर आप नजर देंगे, कुछ पंक्तियों पर जो मैंने बताई, उन्होंने प्रकृति पर भी कविताएं लिखी है। जैसे बादल अक्टूबर के हल्के रंगीन उदय, मध्यम मध्यम रुकते रुकते से आ जाते इतने पास अपने। बादलों पर एक एक पत्ता साकत ठहरा संध्या भा में, सुनता सा कुछ किसको इतने पास अपने। तो प्रकृति की कविता, शाम के समय बादलों का अंकन कैसे होता है, बीच बीच से तरह तरह की रोशनी कैसे आ रही है, जैसे बैंगनी, शदली, भूरे, सुरमई, सिंदूरी, धुले, सांवले, पीले, गुलाबी से, ये सब गहरे से कैसे मटमैले आ जाते हैं। बहुत तटस्थ भाव से उन्होंने कविताएं लिखी है। प्राकृतिक दृश्यों का उन्होंने अंकन किया है। अच्छा, प्रेम और सौंदर्य के कवि भी थे, जो मैं बता चुका हूँ। शमशेर के लिए कला मनुष्य की आत्मा का सबसे बड़ा संघर्ष है। मानव समाज को एक कर देती वो कला, संघर्ष। उन्होंने कहा है, कला सबसे बड़ा संघर्ष बन जाती है मनुष्य की आत्मा का। प्रेम का कंबल कितना विशाल हो जाता है, आकाश जितना, और केवल उसी के दूसरे अर्थ सौंदर्य हो जाते हैं मनुष्य की आत्मा में।
है? मनुष्य की आत्मा का सबसे बड़ा संघर्ष है। यही ताकत है जो मानव समाज को एक कर देती है। कई कविताओं की सूची बनाएंगे आप, सूची बनाएंगे, प्रत्येक कविता की, कविताओं की सूची बनाएंगे, है? तब आप लिख पाएंगे, याद रहेगा, कुछ तो याद रहेगा। अगर आप नोट बना देंगे बढ़िया से तो हो जाएगा। तो इस प्रकार शमशेर की जो जीवन दृष्टि है, जो उनका जो विचार है, उनकी जो कला दृष्टि है, उनकी कविताओं का जो निजीपन है, उनकी जो विशेषता है, किस प्रकार उन्होंने अपने काव्य में मनुष्य और समाज के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। मूल स्वर क्या है शमशेर का, मूल उद्देश्य क्या है, उस पर आप लिखें। ठीक है, ओके, ठीक है, समय हो गया है। हाँ, थोड़ी बहुत बीच में आज बाधा आई। हाँ, विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ गई। सर कक्षा में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, समय थोड़ा चला गया, 5-7 मिनट नष्ट हो गया, या नहीं? कोई बात, ऐसा होता है, और क्या करेंगे। ऑनलाइन क्लास जो आप लोग घर में पढ़ाते हैं, घर की समस्या सर भी आ जाती है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बोलो। सर सत्रीय कार्य के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ हाँ, क्षत्रिय कार्य में पहली बात है, अच्छा कागज लेंगे, अच्छी कलम से लिखेंगे। डीप डीप ब्लैक लीजिए या डीप ब्लू लीजिए। जो रिफिल से लिखते हैं डॉट, वो हल्का फुल्का नहीं होना चाहिए, जो एकदम स्पष्ट दिखेगा अक्षर। पेपर एंड पेन, पेन इंक, ये पहली बात है। दूसरी बात है स्टिचिंग ऑफ नोट। कागज लिख देते हैं, उसको स्टेपलिंग 2-3 बार कर देते हैं, वो उड़ जाता है, समझ रहे? ऐसा ना करें। तीसरी बात है, आप पूरी सूचना आप फ्रंट पेज में देंगे। उसमें आपका सेंटर का नाम रहेगा, कोड नंबर रहेगा, कोर्स कोड नंबर रहेगा, एवरीथिंग, और आपका अपना फोन नंबर रहेगा। ये जो महत्वपूर्ण जो है औपचारिक सूचनाएं आपको वहां देनी। उसके बाद आप जहां सिलाई करते हैं या स्टापलिंग कर जो भी करते हैं, एकदम स्ट्रांगली, सख्त रूप से, उसके भीतर आपके प्रश्न का नंबर ना रह जाए, छुप जाता है वो नंबर। क्या लिखते हैं वो छुप जाता है। बहुत छात्र नंबर नहीं देते हैं ठीक से। और सबसे महत्वपूर्ण है 10 नंबर का प्रश्न है। क्या 10 पृष्ठ आप लिखेंगे? 10 नंबर के लिए आप सर्वाधिक 2 पृष्ठ लिखेंगे, उससे जरूरत नहीं अधिक। जो आवश्यक जो है, जो तत्व है, सार तत्व है, जो प्रश्न पूछा गया है, उसी प्रश्न का उत्तर 2 पृष्ठों में लिखें। 16 नंबर का प्रश्न है, आप 3.5 पेज लिखिए, 4 पृष्ठ भी लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है, 1 पेज से कम लिखिए। आप 5 नंबर प्रश्न के लिए लिखेंगे 5 पेज, जरूरत नहीं। कोई आपको 4 से 4.5 से अधिक नहीं देगा, 10 से 9 से अधिक कोई नहीं देगा मैक्सिमम। ये मैथमेटिक्स नहीं कि आपको 10 से 10 मिल जाए। 12 नंबर का जो सरलार्थ प्रश्न है, व्याख्यात्मक, उसमें आप लोग जानते नहीं व्याख्या कैसे लिखे। सरलार्थ आपको प्रश्न लिखने की जरूरत। हाँ, प्रश्न आप अवश्य चिपकाएं, प्रश्न का जेरॉक्स नंबर 1 साइडेड लिखे, एक तरफा। और व्याख्यात्मक प्रश्न में आप सबसे पहले कवि का नाम, कवि का कवि परिचय, प्रसंग, कवि ने किस प्रसंग, किस संदर्भ में कहा है, 2-4 वाक्य। कवि परिचय में वो कवि का जन्म मृत्यु आप ना दें,
लेकिन कवि का परिचय, संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय माने क्या है? जरूरत बहुत कुछ नहीं है, 4-5 वाक्यों में लिखे। समझ, किस युग के कवि है, उनकी कृतियां क्या है, उन्होंने क्या क्या पुरस्कार उन्हें मिले हैं, ऐसे मैक्सिमम सर्वाधिक 4-5 वाक्य उनके परिचय पर। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे संदर्भ के बाद। किसने कहा, पूर्वापर संबंध क्या है, उसके बाद व्याख्या है। एक अनुच्छेद में सर्वाधिक 2 अनुच्छेदों में व्याख्या है। उसके बाद उद्देश्य, उसके बाद विशेष। विशेष में क्या लिखेंगे? भाषा पर, शिल्प पर, प्रतीकों पर, बिंबों पर, और अलंकारों पर, रस पर, भाषा संबंधी विषय, शब्दावली पर। इन पर आप एक एक वाक्य लिखते हैं, 5-6 बिंदु, क ख ग घ या रोमान में 1 2 3। अच्छा, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो पॉइंट्स है उसमें भी 1 2 3 4 करके लिखते, ना लिखे। प्रश्न 1 आप उत्तर लिखते हैं, उसके बाद जो बिंदु आप देते हैं सब पॉइंट, उसको रोमन में आई 1 2 बिंदु दे के लिखिए रोमन में, नहीं तो क ख ग घ लिखिए। सेम 1 2 न मत लिखिए। अच्छा, प्रश्न का उत्तर जब खत्म हो गया है, एक और पूरा पेज बाकी है, आप दूसरा प्रश्न दूसरे पेज को ले जाते नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ के क्वेश्चन 2 शुरू कीजिए। अच्छा, एकदम लास्ट में आप चले गए हैं, 1-2 लाइन है, आप दूसरा प्रश्न शुरू कर देते हैं, आप नेक्स्ट पेज देखिए और काफी बढ़िया बनाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओके, सुंदर अक्षर लिखिए, एक तरफा लिखिए, साफ लिखिए, स्पष्ट लिखिए, प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखिए, और प्रश्न जो आपने जोड़ा है उसी का उत्तर लिखिए। ये नहीं कि 24-25 का प्रश्न आपने जोड़ दिया, 23-24 का आपने उत्तर लिख दिया, आप देखते नहीं। अच्छा, कुछ विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से लिखवा देते हैं, समझ रहे हैं? ये ना करें कभी जीवन में, 0 मिलेगा, 0 पूरा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं रहता हूँ, हाँ, फोन काटिए, बाद में करेंगे, कल बात करेंगे। ओके, हेलो। जी सर। अरे हम रहते हैं। जी सर, जी सर। खुश रहो। जी सर। जी धन्यवाद। ओके जी।